हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम द्रोणा क्लासेस। आज मैं आपको बीएसटी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड चैप्टर है वो बताने आया हूँ। और आज मैं आपको हेनरी फ्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो आज भी हमारे सिलेबस में है और आज भी उसका जो रूल्स है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो सब टॉपिक को धीरे धीरे हम लोग हर प्रिंसिपल को, हर सिद्धांत को हम लोग धीरे धीरे उसके टॉपिक के बारे में चलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कार्य विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फ्यूल के कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है तो वो किसी एक काम में या दो काम में वो एक्सपर्ट हो सकता है। अगर आप उसको सब काम में लगाएंगे तो वो एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा, निपुण नहीं हो पाएगा। तो प्रबंध के कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार हेनरी फ्यूल ने इस सिद्धांत के माध्यम से बताना चाहा कि जब हम लोग किसी कर्मचारी को लाते हैं तो सबसे पहले अपने संस्था में जितने भी काम हैं उसका बंटवारा कर दें और बंटवारा करने के बाद हर काम में उसी कर्मचारी को लगाएं जो उस काम के लायक हो, जो कर्मचारी उस काम को आसानी से स्मूथली कर सकता है। दूसरी बात कि अगर हम लोग कार्य विभाजन के सिद्धांत का पालन करते हैं, अपने संस्था में कार्य विभाजन का सिद्धांत लगाते हैं, तो फिर हम लोग को सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो कर्मचारी जिस काम को कर रहा है उस काम को करने में वो निपुण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत बताता है कि कोई भी कर्मचारी अपने से जूनियर, अपने अधीनस्थ को कार्य का भार सौंप सकता है। यानी काम अगर ज़्यादा है तो अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपने अधीनस्थों को कार्य का अधिकार सौंप सकता है, कार्य करने का अधिकार सौंप सकता है, लेकिन कार्य की उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता। ये पॉइंट है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो कोई भी कर्मचारी अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपने कार्य का अधिकार दूसरे कर्मचारी को, अपने अधीनस्थों को, अपने जूनियर को सौंप सकता है, लेकिन वो उस पर जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अनुशासन का सिद्धांत। हेनरी फ्यूल के इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था में अनुशासन का होना अति आवश्यक है। अगर किसी संस्था में अनुशासन की कमी है या फिर उस संस्था में अनुशासन नहीं है तो हमको उस संस्था का जो लाइफ है, उसका जो जीवन काल है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। निश्चित समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जो उस संस्था का जो अस्तित्व है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अतः किसी भी संस्था में अनुशासन का सिद्धांत होना, अनुशासन का पालन होना बहुत आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट है आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत का अर्थ है कि किसी भी संस्था में आदेश देने वाले कर्मचारियों की संख्या एक होनी चाहिए। अर्थात जब किसी भी संस्था में कर्मचारी काम करते हैं तो उनके ऊपर के कर्मचारी, उनके जो ऊपर वाले कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या एक या कम होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि उन पर जो आदेश देने का जो भार हो वो कम हो। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। निर्देश की एकात्मकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था के कर्मचारियों को काम करने का निर्देश एक व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर कई प्रकार के निर्देश दिए जाएं या फिर एक व्यक्ति कई प्रकार का निर्देश दे दे या कई व्यक्ति मिलकर अलग अलग निर्देश दे दे तो कर्मचारी के कार्य में कमी आती है। उसका जो काम करने का तरीका होता है प्रभावित होता है, वो डिस्टर्ब होता है और वो काम को आसानी से नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य। छठा पॉइंट है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता। जब भी किसी संस्था में कोई कार्य होता है और प्रत्येक कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हित के बारे में ही सोचते हैं तो उस संस्था में एक जो कमी आती है वो ऐसी होती है कि उस संस्था में जो मेल मिलाप होता है, तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसका अभाव होता है। उस संस्था में तालमेल की कमी होती है और उस संस्था का जो मैनेजमेंट है वो प्रभावित होता है। अतः किसी भी संस्था में कर्मचारियों के व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का भाव होना चाहिए। अर्थात हेनरी फ्यूल के इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हित को न सोचकर सामान्य हित के बारे में विचार करे। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। हेनरी फ्यूल के इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था में कर्मचारियों के पारिश्रमिक का वो पैमाना होना चाहिए, वो स्थिति होनी चाहिए, वो तरीका होना चाहिए जिससे कि कर्मचारी मोटिवेट हो सकें। मोटिवेट होकर क्या होंगे कि वो अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करेंगे। अगर पारिश्रमिक का सिद्धांत गलत है
तो कर्मचारियों में मोटिवेशन की कमी आ जाएगी और वो लोग अपना काम सही तरीक़ा से नहीं करेंगे। अगला काम है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। प्रत्येक संस्था में जो काम होता है वो 2 प्रकार का बांटा सकता है और उसको हम लोग केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत कर सकते हैं। कुछ काम होता है जिसको सबको पता होना आवश्यक नहीं है, जिसको कुछ खास लोगों को ही जानकारी होना चाहिए, उससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। तो उस कार्य का केंद्रीकरण होना चाहिए। और कुछ काम ऐसा है जो संस्था के कोई भी कर्मचारी आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लिए विकेंद्रीकरण का सिद्धांत होता है। अर्थात संस्था में जितने भी काम होते हैं उसको पहले केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की श्रेणी में विभाजित कर लें। जिस काम को केंद्रीकृत करना है, कम लोगों को बताना है, वो केंद्रीकृत किया जाए, और जिस काम को विकेंद्रीकृत करना है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी आसानी से कर सकता है, उस कार्य को विकेंद्रित कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सोपान श्रृंखला लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट शंकु आकार का होता है। टॉप लेवल सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे मिडिल लेवल होता है, उसके नीचे लोअर लेवल होता है, और सबसे नीचे में, लास्ट में, नीचे में, पेंदी में प्लेटफॉर्म एरिया होता है। तो सोपान श्रृंखला ये कहता है कि टॉप लेवल वाले को मिडिल लेवल वाले के पास जाना चाहिए, या टॉप लेवल अपना जो रूल्स है, लॉज है, नीति है, इसका निर्धारण सिर्फ मिडिल लेवल वाले को बताए, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल को बताए, और लोअर लेवल वाला प्लेटफॉर्म एरिया में उस काम को करवाए। कभी भी टॉप लेवल वाला लोअर में ना आए और प्लेटफॉर्म वाला मिडिल में ना जाए, मीन्स कि बीच का जो खाई है, बीच का जो लेवल है, उसको क्रॉस नहीं किया जाए। तो सोपान श्रृंखला के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अपने से उच्च या अपने से निम्न स्तर के कर्मचारी से ही बात करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। किसी भी संस्था में व्यवस्था और क्रमबद्धता का होना अनिवार्य है। अगर हम लोग किसी भी संस्था में काम करते जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई क्रमबद्धता नहीं है, तो काम प्रभावित होगा, काम में रुकावट आएगा, बार बार समस्याएं खड़ी होगी। अतः किसी भी संस्था में व्यवस्था यानी किसी भी काम को व्यवस्थित तरीक़ा से करना और क्रमबद्धता मतलब एक के बाद एक सीरियल वाइज करने की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार हैंडी फिल करना है कि अगर ये सिद्धांत किसी संस्था में नहीं पाएगा तो वहाँ पे प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समता का सिद्धांत। हैंडी फिल के इस सिद्धांत के अनुसार हैंडी फिल ने बताया है कि किसी भी कर्मचारी को ज़्यादा या कम, मतलब किसी भी कर्मचारी को आप 11वां सिद्धांत है समता का सिद्धांत। समता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मचारी को आप न तो ज़्यादा अहमियत दीजिए और न ही कम अहमियत दीजिए। अर्थात संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं सब में समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको समान तरीक़ा से जो देखा जाना चाहिए, समान स्कोप मिलना चाहिए, समान तरीक़ा से वो काम करें। उनको ना तो ज़्यादा अहमियत दीजिए और ना उनको आप इग्नोर कीजिए। तो हैंडी फिल को इस सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मचारियों को बराबर देखना चाहिए, किसी के साथ पार्शलिटी या भेदभाव जैसी भावना नहीं करनी चाहिए। आपका 12वां पॉइंट है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। अगर हमारे संस्था के कर्मचारी के कार्यकाल में स्थायित्व रहेगा तो वो काम को बेहतर तरीक़ा से और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। अगर कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व की कमी होगी, उनको बार बार संस्था से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसे में संस्था का ही नुकसान होता है और वहाँ पे प्रबंधन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। आपका 13वां पॉइंट है पहल क्षमता का सिद्धांत। पहल क्षमता का अर्थ होता है किसी भी काम को आगे बढ़ के करना, यानी कि आपसे पहले कोई नहीं किया है और आप उस सिद्धांत को पहली बार कर रहे हैं, आप उस कार्य को पहली बार कर रहे हैं। तो पहल क्षमता मतलब होता है आगे बढ़ के काम करना। तो हैंडी फिल के इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संस्था में जो कर्मचारी होते हैं उनमें जो पहल क्षमता का गुण होता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर वो कर्मचारी निम्न स्तर का है और वो मध्यम स्तर वाले को समझा रहा है, लोअर लेवल वाला है मिडिल लेवल वाले की प्रॉब्लम को बता रहा है, तो उसको सुनना चाहिए और पहल करना चाहिए। और आपका आखिरी पॉइंट है सहयोग की भावना का सिद्धांत। संस्था में जितने भी कर्मचारी हो उन सभी में सहयोग की भावना का होना अति आवश्यक है। अगर संस्था में सहयोग की भावना होगी तभी कोई प्रबंधन कार्य आसानी से और सही तरीक़ा से अच्छे से हो पाएगा। अगर प्रबंधन कार्य को सही तरीक़ा से करना है तो सभी कर्मचारी के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न करना आवश्यक होगा। तो आज मैं आप लोग को प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में बताया जो हैंडी फिल का था। आप लोग का 12th का सिलेबस है और चैप्टर 2 है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखते रहिएगा और मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए। थैंक यू।